Good morning, students. Today our topic is factor on which resistivity of conductor depends. कहने का मीनिंग है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इन लास्ट लेक्चर हमने एक रिजल्ट निकाला था रो मीन्स रेजिस्टिविटी। क्या फॉर्मूला आया था एम एन ई स्क्वायर टाउ। रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब देखो हमारे पास एम क्या होता है, कांस्टेंट। एम इज द कांस्टेंट। ई क्या हो गया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो गया हमारा कांस्टेंट। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एक हो गया नंबर डेंसिटी, एक हो गया हमारे पास टाउ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट एन का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सेकंड फैक्टर है अपना टाउ। टाउ क्या है हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम। अब बात करते हैं देखो एन पे, रेजिस्टिविटी एन पे कैसे डिपेंड करती है, डिपेंडेंस ऑन एन। एन क्या होती है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी डिफरेंट मटेरियल की क्या होगी, डिफरेंट। एन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल में क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग है, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी भी क्या है, अलग अलग है। सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। क्लियर, एंड डिफरेंट तो रेजिस्टिविटी डिफरेंट। अब सेकंड फैक्टर देखो, डिपेंडेंस ऑन टाउ। अब देखो टाउ क्या होता है, सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाउ, या फ्री टाइम या रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई कंडक्टर है, उसका आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज़। टेम्परेचर जब आपका इंक्रीज़ कर गया तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उनकी मोशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या बढ़ी, मोशन बढ़ी। ठीक है, अब जब हमारे पास मोशन बढ़ी तो वो तेज़ी से मूव करेंगे, जब वो फास्ट मूव करेंगे तो कोलिजन भी क्या होगा, जल्दी। ठीक है, तो कोलिजन अपने पास क्या होगा, जल्दी होगा। जब कोलिजन हमारा फास्ट होगा, जल्दी होगा, तो टाउ क्या कर जाएगा, डिक्रीज। क्लियर, टाउ क्या कर जाएगा, डिक्रीज। मैंने क्या कहा, टेम्परेचर बढ़ा, मोशन बढ़ी तो जल्दी कोलिजन होगा, रास्ते में एटम आयंस आएंगे, तो टाउ क्या कर जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि टाउ क्या होता है, सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम। तो टाउ अपना क्या कर गया, डिक्रीज। अगर अपना टाउ डिक्रीज कर गया तो रो क्या है, टाउ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो टाउ के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो टाउ आपका डिक्रीज कर गया तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्या करेगी, इंक्रीज।
तो हम क्या कहेंगे, अगर आपका टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज, ठीक है, तो आपकी रजिस्टिविटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। इसको मैं अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिख दिया रजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। रजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हमने कल एक रिजल्ट निकाला था लास्ट लेक्चर में, रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। एम कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो रो कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एन और टाउ। एन क्या होती है, नंबर डेंसिटी, टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। अलग अलग मटेरियल की एन क्या होगी, अलग अलग, तो रो भी क्या होगी अपनी अलग अलग। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की मोशन बढ़ेगी, वैसे वैसे कोलिशन आपका क्या होगा, फास्ट, और टाउ क्या कर जाएगा, डिक्रीज। टाउ कम होगा तो रो क्या कर जाएगा, इंक्रीज। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टिविटी का। और एक बात और सोचने की है यहाँ पे, क्या देखो हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। सही, आपने कहा टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, आपने इंक्रीज कर दिया, उससे आपने कहा टाउ आपका डिक्रीज कर गया, ठीक है, टाउ भी आपका क्या कर गया, डिक्रीज। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने से क्या करेगी, बढ़ेगी। अब एक बात और सोचो, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कंडक्टर का, तो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो भी तो क्या करेंगे, इंक्रीज। क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या मिल जाएगी, एनर्जी। अब एनर्जी मिलेंगी तो वो भी क्या होंगे, उस ऑर्बिट को छोड़ के कहाँ निकल सकते हैं, बाहर, तो वो भी क्या हो सकते हैं, फ्री, ठीक है। तो अब देखो टेम्परेचर के बढ़ने से हम कह सकते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ से ध्यान से देखें कि जो रो है वो एन के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रो क्या है, एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एन आपका बढ़ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग रो तो आपका क्या कर रहा है, घट रहा है। अब यहाँ से एक फैक्टर तो क्या कर रहा है, रेजिस्टिविटी को घटाने का काम, एक फैक्टर क्या काम कर रहा है, रेजिस्टिविटी को बढ़ाने का काम, ठीक है। तो हम कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग मान के चलेंगे, टाउ वाला। कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होगा, टाउ वाला। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कुछ और फ्री इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे तो उस नंबर डेंसिटी पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या लेके चलते हैं, टाउ को ही डोमिनेटिंग फैक्टर लेके। तो टाउ इज़ अवर डोमिनेटिंग फैक्टर। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टाउ घटेगा और रेजिस्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। अगर हम प्लॉट करना चाहे रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, तो कैसा आएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्लियर? तो ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। उसके बाद देखो एक सिग्मा पढ़ा था हमने। सिग्मा क्या होती है, कंडक्टिविटी। क्या होती है सिग्मा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल। क्या होती है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल। अभी तुमने कहा टेम्परेचर बढ़ा तो रो भी क्या करा, इंक्रीज। रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने लिखा था टी।
ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा तो क्या बढ़ी, रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो क्या घटेगी, कंडक्टिविटी। क्या घटेगी, कंडक्टिविटी। ठीक है। तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। क्लियर। तो ये हमारा था डिस्कशन ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी डिपेंड्स। आगे है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था कि V इज इक्वल टू आई हर। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, करंट। अब लिमिटेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। लिमिटेशन का मीनिंग क्या है कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ ओबे नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो उसकी क्या बन जाएगी, लिमिटेशन। देखो हमने V और I के बीच में प्लॉटिंग करी थी। ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, कि V हमारा I के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसा ग्राफ आना चाहिए। ये ग्राफ आपका कब आएगा, आपको पता है ओम्स लॉ में फिजिकल कंडीशन क्या है, सेम। फिजिकल कंडीशन सेम है, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। अगर आपका टेम्परेचर लो है तो इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। अभी मैंने कहा अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी क्या कर जाती है, इंक्रीज। ठीक है, तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, उस केस में आपका ग्राफ लीनियर ना होके ऐसा हो जाएगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। तो यहाँ पे ओम लॉ ओबे नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस देन ओम्स लॉ नॉट फॉलो। ठीक है, क्योंकि V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब दूसरा पॉइंट है ओम्स। तो हमने सेकेंड लिमिटेशन दी, ओम्स लॉ डज नॉट ओबे इन सेमीकंडक्टर डायोड। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में लाइक करती है। ये 9th यूनिट में आएगा हमारा डीपली। बस आप अभी इतना ग्राफ याद रखो कि इसमें ग्राफ आपका लीनियर नहीं आता है। ठीक है, ये क्या होती है आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज, ये क्या होता है फॉरवर्ड करंट, ये क्या होती है रिवर्स वोल्टेज, ये क्या होता है आपका रिवर्स करंट। अब ये रिवर्स फॉरवर्ड क्या होते हैं, ये फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग होती है, तब आपको अच्छे से आ जाएगा। बट अभी इतना लर्न रखना है आपने कि सेमीकंडक्टर डायोड में लीनियर लाइन नहीं आएगी तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट ओबेड बाय गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, कौन सा मटेरियल, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, उसमें ये ओबे नहीं होता। कैसे,
अगर हम गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल की क्या पढ़ते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस तरीके से हमारा कुछ ग्राफ आता है। क्लियर? आप देख रहे हो, ये रीज़न देख लो, ये रीज़न देख लो, ये सारे रीज़न अपने लीनियर नहीं है। तो लीनियर नहीं है तो यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, लिमिटेशन में सिंपल मीनिंग कि जहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो ना हो वो उसकी क्या बन जाएगी, लिमिटेशन। जैसे V इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लो टेम्परेचर पे तो है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर में ओबे नहीं होगा और गैलियम आर्सेनाइड में भी ओबे नहीं होगा। उसके बाद हमारे तो आगे मैंने लिखा ओमिक एलिमेंट्स या ओमिक मटेरियल, नॉन ओमिक मटेरियल या एलिमेंट। ओमिक नाम से क्लियर है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। ओम्स लॉ को फॉलो करे मीन्स V और I में ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर V और I में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता तो वो कौन से होते हैं, नॉन ओमिक। ठीक है, द सर्किट विच ओबे ओम्स लॉ कॉल्ड ओमिक, जो नो ओबे करे वो बोले नॉन ओमिक। ठीक है, उसके एग्जाम्पल हो गए मेटल, इसके क्या हो गए, सेमीकंडक्टर, डायोड। क्लियर? अब देखो, एक होती है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखो, अभी तक तुमने ओम्स लॉ की एक ही फॉर्म पढ़ी, क्या, V इज इक्वल टू IR। J करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक और फॉर्म होती है ओम्स लॉ की। जब हायर एजुकेशन में आप जाओगे तो आप देखोगे इसी से हम डील करते हैं, क्योंकि करंट डेंसिटी एक पॉइंट फंक्शन होता है, एक स्पेस में किसी पॉइंट पे निकालने के काम आता है। तो ओम्स लॉ की अनदर फॉर्म होती है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ की। क्या है, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ। इसको डिराइव करते हैं कैसे, वही सेम स्टोरी। एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर में तुमने क्या क्रिएट कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। L लेंथ का अपना क्या है, कंडक्टर। ठीक है, AB हमने एक कंडक्टर लिया, यहाँ पे हमने क्या लगा दी, सप्लाई। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, तो V पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E। ठीक है, तो हमने क्या लिया, लेट अस कंडक्टर ऑफ लेंथ L, if V is potential difference applied across the conductor, ठीक है, then यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, कंडक्टर का। ई वी और आर में रिलेशन था, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, ई, पोटेंशियल डिफरेंस वी, लेंथ कितनी है कंडक्टर की, एल। और यहाँ से हम कह सकते हैं वी किसके इक्वल हो गया, ई एल के। ओम्स लॉ आपको क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या होता है, रो एल बाई ए। क्लियर, आई बाई ए होता है करंट डेंसिटी, क्योंकि आपको रिलेशन में जे, सिग्मा और ई की फॉर्म मिलाना है, जे, रो और एल। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। कंपेयर दीज टू इक्वेशन। कुछ कंसेप्ट अब क्या समझाना है, ये सारी बातें तुम्हें अभी आती है, लास्ट लेक्चर अगर क्लियर है तो। अब इसको जस्ट डिराइव करना है, मैं इस फॉर्म में
सिग्मा और ई और जे की फॉर्म में। कंपेयर इक्वेशन 1 and 2। you will get J rho L is equal to E L। L से L कैंसिल आउट, क्या बचा, J rho is equal to E। सिग्मा क्या होता है, 1/ρ, तो रो को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/सिग्मा, तो J किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा इंटू E। तो ये क्या कहलाती है, इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। J इज इक्वल टू सिग्मा E, J इज इक्वल टू सिग्मा E। देखो उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर से, इसे कंपेयर कर सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर से। वही I क्या होगी, करंट डेंसिटी, I क्या हो गया J, V क्या हो गया E। कंडक्टिविटी किसकी रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टिविटी भी किसका पार्ट होता है, रेजिस्टेंस का। क्लियर। टुडे वी हैड डिस्कस्ड रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ओमिक नॉन ओमिक क्या होता है, और उसके बाद हमें ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या होती है। तो आगे हम एक टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो निकालेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।